हेलो डियर पेरेंट्स, क्या आप अपने बच्चे की मैथ्स की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका बच्चा मैथ्स में 100% मार्क्स गेन करे? क्या आप चाहते हैं कि वो भविष्य में आपके सपनों को साकार करे, वो IITs, वो PMTs, वो CA के एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक करे और आपको उसके लिए कोई विशेष कोचिंग देने की भी आवश्यकता ना पड़े? तो आज इन सभी समस्याओं के समाधान लेकर के मैं आपके सामने आपका अपना मनोज बंसल फ्रॉम संस्कार विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा मैथ्स कोचिंग सेंटर का संचालक आज इन सभी समस्याओं के समाधान के हेतु आपके सामने गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर लाइफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैथ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बच्चा 11वीं 12वीं में आता है, उसके मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि सर हम ये इंटीग्रेशन, हम ये डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, इसका आम जीवन में क्या उपयोग है। परंतु वास्तविकता से देखा जाए तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, चाहे आप फिजिक्स का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप केमिस्ट्री का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स का क्षेत्र ले लीजिए, ज्योग्राफिकल ले लीजिए, इवन दो शिप्स टेक्नोलॉजी के अंदर ले लीजिए, एयरप्लेन्स टेक्नोलॉजी के अंदर ले लीजिए, यानी ऐसा कोई भी फील्ड नहीं बचता है जहां पर मैथमेटिक्स की जरूरत ना पड़ती हो। बहुत से लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि गणित का उपयोग बायोलॉजिकल फील्ड में कहीं पर भी नहीं होता है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, क्योंकि एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट्स को दवाई देता है तो वहाँ एक बहुत रेशो रखा जाता है। जहाँ पर एक गोली मुझे देनी है, अगर वो टेबलेट मैं 2 या 3 कर दूंगा तो रोगी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। या हम ECG करते हैं, या हम ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं, या बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर आधारित होते हैं। यहाँ तक कि एक किसान जो बहुत कुछ नहीं जानता है, परंतु वह भी मैथ्स का उपयोग करता है अपनी खेती के लिए, कि बीज कितना डालना है, कितने समय पर कौन सी दवाई डालनी है, किस रेशो में डालनी है, क्या मौसम होगा उस चीज़ का। इन सभी गणनाओं का माध्यम केवल और केवल मैथमेटिक्स है। परंतु मोस्टली स्टूडेंट्स इसे एक उबाऊ विषय मानते हैं, एक कठिन विषय मानते हैं। परंतु वास्तविकता से देखा जाए, गहराई से देखा जाए तो मैथमेटिक्स सबसे रुचिकर विषय होता है। पुराने समय की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि यथा शिखा मयूराणाम, जैसे मोरों के सिर पर उसकी शीख पगा शोभा देती है, यथा नागाणाम मणि, और जैसे नागों के सर पर मणि शोभा देती है, सभी प्रकार के शास्त्रों में, वेदांगों में माना गया है कि मैथमेटिक्स का स्थान सर्वोपरि होता है। ये बात वेद कहता है। पर समस्या यहाँ आती है कि ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा होता है वो मैथ में अपनी रुचि खोता जाता है। तो आज उन सभी जो गलतियाँ बच्चा करता है उनका एक समाधान लेकर के क्रमवार हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहले मैं शिक्षा को 3 स्तर में बांट देता हूँ, एक प्रारंभिक स्तर, एक माध्यमिक स्तर और एक उच्च स्तर। जब बच्चा छोटी क्लासेस से, नर्सरी क्लासेस शुरू होता है तो उसके लिए अंकों का कोई महत्व नहीं होता है। तो वहाँ पर हम टीचर्स का कर्तव्य बनता है, अभिभावकगण का कर्तव्य बनता है कि उसे OPS टेक्नोलॉजी के तहत पढ़ाएं, अर्थात ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स और सिंबल के माध्यम से पढ़ाएं। छोटा बच्चा अगर जोड़ सीख रहा है तो अगर हम ऑब्जेक्ट की मदद से, कि मैंने 3 सेब ली, मैंने 2 सेब ली, उसके माध्यम से वो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा, क्योंकि वो आसपास वो सारी चीज़ें देखता है। पर कुछ समय बाद ऐसा होगा कि वो ऑब्जेक्ट्स कम पढ़ने लग जाएंगे, वहाँ पर हमें पिक्चर्स की ज़रूरत होगी, मॉडल्स की ज़रूरत होगी, अनेक प्रकार के चित्रों की ज़रूरत होगी। फिर कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि जैसे जैसे बच्चे का स्तर बढ़ेगा वहाँ पर हमें सिंबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि हम प्रारंभिक स्तर पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा सबसे ज़्यादा गणित में रुचि लेता है। मोस्टली मैंने देखा है छोटी क्लासेस में एक प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स हमारे से फ़ोन करते हैं कि सर बच्चा मैथ्स का काम नहीं करता है। टीचर्स भी हमारे को बोलते हैं कि बच्चा मैथ्स का काम नहीं कर रहा है। इसके लिए एक सबसे उत्तम उपाय मैं आपको बता रहा हूँ
आप अपने बच्चे को मैथ्स की होमवर्क कॉपी में ड्राइंग के लिए प्रेरित करिए। अब आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप मैथ की कॉपी में बच्चे को ड्राइंग के लिए बोलिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि हर मनोमस्तिष्क के ऊपर रंगों का प्रभाव प्राचीन समय से ही रहा है। तो यदि बच्चा कोई छोटा कार्टून, कोई छोटी मोटी पिक्चर्स अगर उस मैथ की पुस्तक में बनाता है तो इससे सर्वप्रथम उसका घर पर मैथ का कार्य करने की रुचि उत्पन्न करेगा। तो आप इस टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो बच्चे का स्तर बढ़ता है, ये सारी चीज़ें इनसफिशिएंट होने लगती हैं। हम टीचर्स की, हम अभिभावकगण की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे में रुचि उत्पन्न करने के लिए केवल वही एक माध्यम नहीं है, हमें भी उसका एक माध्यम बनना होगा। तो उसमें सबसे पहली कड़ी आती है भाषा, कि जब एक टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा होता है या ट्यूशन पे वो ले रहा होता है तो उसकी भाषा बहुत ही क्लिष्ट ना हो, बहुत ही सहज हो, सरल हो, जिसे बच्चा बहुत अच्छे ढंग से आत्मसात कर पाए, मन से महसूस कर पाए। और इस दौरान में उस अध्यापक का या उस अभिभावक का या जो भी उसका शिक्षक है, उसकी जो शैली है वो हंसमुख स्वभाव की हो। ये माना जाता है कि गणित के जितने भी अध्यापक प्राध्यापक होते हैं वो स्वभाव से कठोर होते हैं, परंतु हमें इस सत्य को बदलना होगा। समय बदल रहा है तेजी से। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट सबसे बड़ा महसूस मुझे होता है इस शैक्षणिक करियर में, कि हम बच्चे को उसके स्तर के मुताबिक टेस्ट नहीं देते हैं। मुझे पता है कि एक कक्षा में 30 बच्चे हैं, वहाँ पर 15 बच्चे इंटेलिजेंट हैं और 15 बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज हैं, और हो सकता है उनमें 5 ऐसे हों जो थोड़े निम्न स्तर पर हों, स्लो लर्नर हों। हम उन्हें वीक स्टूडेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि जो समय बदल रहा है, आप वीक स्टूडेंट्स को भूल जाइए, आप उसे स्लो लर्नर कहिए। तो हम अगर उसके टेस्ट का प्रारूप उसी के अनुसार रखें तो शायद उस बच्चे में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आगे आता जाएगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो रहता है वो टीचर का अभिभाषण या अभिभावक का अभिभाषण बच्चे के लिए प्रेरित करने वाला हो, मोटिवेशनल हो, और साथ साथ वो एक प्रेरक की भूमिका भी निभाता हो। एक बच्चे से अगर एक क्वेश्चन नहीं हुआ है, हम उसे डांट फटकार लगा देते हैं, बजाय इसके अगर उसने जरा सा भी सॉल्व किया तो हम उसके लिए उसे शाबाश या कमाल कर दिया या तुम बहुत निराले हो, तुमसे ये हो जाएगा और तुम ऐसा कर सकते हो, तुम भविष्य के बहुत बड़े सुधारक हो, अगर हम ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं तो शायद वो बच्चा हमारे केवल इतना कहने से ही बगैर किसी पारितोषिक के आगे बढ़ जाएगा और उसके लिए मैथ एक रुचिकर विषय हो जाएगा। यानी सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल अवश्य होना चाहिए एक टीचर के जरिए। दूसरा, कई बार हम देखते हैं कि हम बच्चे के बारे में एक राय बना लेते हैं कि ये बच्चा कमज़ोर है, ये कभी नहीं बन पाएगा आगे, ये कभी बढ़ ही नहीं पाएगा आगे। तो कभी भी किसी बच्चे के बारे में राय ना बनाएं। मेरी आप सभी से विनती है, अभिभावकगण से भी विनती है और टीचर से भी विनती है कि आप किसी भी बच्चे के बारे में कोई राय ना बनाएं। वो कमज़ोर है, मानते हैं वो स्लो लर्नर है, परंतु वो सीख जाएगा। परमात्मा ने मनोमस्तिष्क दिमाग सभी में एक जैसा दिया है, परंतु अगर हम उसे जरा सा उत्साहित करते हैं तो शायद वो हमारी जरा से उत्साहवर्धन से बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हमें राय नहीं बनानी है। इसके अलावा हम कई बार जब कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो उसमें जैसे क्वेश्चन दिए होते हैं उसी रूप में कराते हैं। हम आम जीवन से जोड़ करके अगर किसी टॉपिक को पढ़ाएंगे, उसकी प्रेजेंटेशन देंगे, उसकी प्रस्तावना देंगे, तो शायद बच्चा आसपास के पर्यावरण में, आसपास के माहौल में उन सारी चीज़ों को देखेगा और वो शायद बहुत बेहतर ढंग से सीख पाएगा। इसके अलावा अगर हम बच्चे को डायग्राम के माध्यम से, माध्यमिक स्तर पर इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, डायग्राम के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, किसी भी प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाते हैं तो शायद बच्चे की रुचि कहीं ज़्यादा आगे बढ़ती है, बजाय इसके वो एक किताब के अंदर जो एक्सरसाइज है उसके 10 क्वेश्चन दिए हुए उन्हें सोल्व कर लेता है। अगर हम उसको बाहर के पर्यावरण से जोड़ करके भी
कुछ क्वेश्चंस बना करके देंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा जल्दी से सीख पाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत आती है बार बार जांच करने की। आप अगर एक बच्चा कमज़ोर है तो उसे बार बार मत जांचें, उसे थोड़ा थोड़ा निहारते रहें, उत्साहित करते रहें, शायद वो तब ज़्यादा तरक्की कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा वेद वेदांतों में भी लिखा गया है। एक सबसे बड़ी पहलू पर आज मैं बात करूंगा आपसे। मैंने मोस्टली महसूस किया है, मैं बहुत सारे सीबीएसई सेमिनार्स में भी गया हूं, बहुत सारे टीचर से बात होती है और ये पूछा जाता है कि आपके विद्यालय में टेबल किस रूप में कराई जाती है। मोस्टली ये मानना होता है कि एक अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल है तो उसमें टेबल बच्चे को अंग्रेजी में कराई जाती है। मेरा मानना ये है कि अगर बच्चे को वो टेबल्स, वो गणना अगर हिंदी में या उसकी मदर टंग में कराई जाए तो शायद वो भविष्य में कभी नहीं भूलेगा। याद कीजिए अपने पुराने समय में जब आप या आपके पेरेंट्स खुद हिंदी में टेबल याद किया करते थे और कक्षा के 2 छोर हो जाते थे और एक तरफ से एक और दूसरी तरफ से दूसरे बच्चे बोलते थे, शायद तब बच्चों को 100 तक टेबल नॉर्मली याद होती थी। आज हम सेमिनार्स में या बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे को 20 तक टेबल मुश्किल से याद होती है। उसकी वजह से बच्चा गणित में पिछड़ जाता है। तो आप मान करके देखिए, ये एक अद्भुत चमत्कार है कि अगर बच्चे को आप उसकी मदर टंग में टेबल याद कराएंगे तो बच्चा कहीं ज़्यादा विकसित कर पाएगा और ऐसी प्रणाली साउथ के बहुत स्कूलों में अपनाई भी गई है। इसके अलावा जब हम किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं तो सीधे कई अभिभावकगण या टीचर्स क्या करते हैं, वो सीधे एक्सरसाइज पर जाते हैं बजाय उसके वो टॉपिक की इंट्रोडक्शन दें। किसने बनाया, क्यों बनाया, कहाँ काम आएगा, ये बहुत सारे सवाल बच्चे के जहन में चल रहे होते हैं। यदि हम उस बच्चे की उस पिपाशा को उसी समय शांत कर दें तो शायद बच्चा बहुत ज़्यादा सीख पाएगा। बच्चा इंटीग्रेशन सीख रहा है, अगर मैं उसे ये बताऊं कि रीमन ने बनाया, अगर मैं उसे ये बताऊं कि क्यों काम आता है कि किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए या उसकी सरकमफ्रेंस, बाहर की पेरीमीटर निकालने के लिए काम आता है, तो शायद बच्चे के मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागेगी कि क्या हर चीज़ का समेशन किया जा सकता है। ये बहुत सारे सवाल उसके मन में खुलते चले जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा सीख पाएगा। इसके अलावा आज के समय में सबसे बड़ी डिमांड है वैदिक गणित। मेरी आप सभी अभिभावकगण से और प्रिंसिपल से और टीचर से निवेदन है कि आप अपने विद्यालय में वैदिक गणित को एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स के तौर पर लगाएं, क्योंकि वैदिक गणित के माध्यम से बच्चे की कैलकुलेशन अत्यधिक फास्ट हो जाती है। ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है जिसे हम भुला बैठे हैं। कुछ स्कूल जिनमें बच्चों को ये कराया जाता है, वहाँ के बच्चे गणित में बहुत प्रबल हैं, बहुत अव्वल हैं और वो देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अदिति सिंघल इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है जो कि हमारे देश में इसको आगे लेके गई हुई है। इसके अलावा हम बच्चे को शॉर्ट ट्रिक्स का ज्ञान करा सकते हैं। जब हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कराते हैं, कई बार वो बहुत लेंथी हो जाते हैं, परंतु कंपटीशन लेवल के अंदर बच्चे को शॉर्ट ट्रिक भी कराई जाती है। तो बच्चे को अगर हम शॉर्ट ट्रिक करा रहे हैं, एक तो मैं 1 से लेके 100 तक गिनती नॉर्मली कागज़ पर लिख के जोड़ूँ और एक बच्चे को मैं उसका ज्ञान करा दूँ कि बेटे ये इसका फार्मूला है n × n+1/2। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी ग्रो अप करता है, सीखता है, उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता, बेचैनी सी जागती है और प्रसन्नता भी जागती है साथ साथ। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है आज के परिवेश में, आज के आधुनिक परिवेश में, कि हम बच्चों को गणित के जितने भी गणितज्ञ हुए हैं, महान गणितज्ञ हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इससे बच्चे के मन में आएगा। जैसे सर हमारे श्रीनिवास रामानुजन हैं, उन्होंने बहुत गरीबी के समय में मैथ्स में बहुत तरक्की की। ऐसे ऐसे लोगों की अगर हम जीवनी पढ़ने को देंगे तो शायद बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। अपने पुस्तकालय में हम ऐसी, या अपने घर में हम ऐसी पुस्तकों का इंतज़ामात कर सकते हैं। आजकल बच्चा गेम खेलने का शौकीन है, अगर हम बच्चे को वो गेम मोबाइल्स में केवल मैथमेटिक्स के डाउनलोड करके दें, नॉर्मल कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशंस के, एडिशंस के, सब्ट्रैक्शन के, तो शायद बच्चा मैथमेटिक्स को बहुत जल्दी गेन कर पाएगा। हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार के अंदर नॉर्मल कैलकुलेशंस के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके अगर हम कैलकुलेटर की बजाय उसे नॉर्मल वे से लें तो शायद
आप बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव पाएंगे। परंतु ताली केवल एक हाथ से नहीं बजती है। यहाँ वो सारी ड्यूटीज़ मैंने बताई जो एक अध्यापक और एक अभिभावक गण की होती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चा अपने अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव करे ही ना, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। तो अब मैं आपको वो कुछ पहलू बता रहा हूं जिससे बच्चे अपने अंदर अगर ये बदलाव लेके आते हैं तो न केवल मैथ में बल्कि बाकी विषयों में भी वो उतने ही अव्वल हो जाएंगे। सर्वप्रथम आता है लक्ष्य का निर्धारण। सबसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि मुझे ये टॉपिक 15 दिन में करना है, तो आज मैं उस टॉपिक का कितना हिस्सा कर सकता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार हमारा लक्ष्य का निर्धारण नहीं होता, हमें लगता है कि 1 महीने में 2 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा। बजाय इसके अगर हम टॉपिक वाइज अपने आप को केंद्रित करें तो बहुत जल्दी हम कवर अप कर पाएंगे। इसके अलावा होता है आज के मनोमस्तिष्क के अंदर बहुत सारी खामियां व्याप्त हैं, तो अगर हम अपने आप को योग की ओर, ध्यान की ओर अगर इस ओर प्रेरित करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका दिमाग बाकी विषयों की तरफ भी अग्रसर होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी टीचर्स का, अभिभावकगण का, बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो अपने आप को योग और ध्यान की ओर अग्रसर करें, क्योंकि ये आज के समय की सबसे बड़ी नींव है, सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो योग और ध्यान की तरफ अपने आप को केंद्रित करें। सवेरे जब आप उठते हैं बिस्तर पे तो आप अपने आप से ये कहें, आई एम द बेस्ट, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हूँ, उत्कृष्ट हूँ, उत्तम हूँ। तो आप देखिएगा आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपके अनुसार काम करने लग जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे पुराने समय में लोग रात को सोते समय सोच करके सोते थे कि मुझे 5 बजे उठना है। 1 या 2 दिन शायद ऐसा ना हो, परंतु तीसरे दिन ये अपने आप संभव हो जाता था। तो ठीक ऐसे ही अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएंगे, मैथ के प्रति ये सोचेंगे कि इट्स वेरी इजी, तो वो आसान होता हुआ चला जाएगा। अपनी गलतियों को नोट करें। बच्चे क्या करते हैं, अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसकी वो पॉइंट जहाँ पर उसने वो गलती की उसे भविष्य के लिए नोट नहीं करते हैं। चाहे आप मार्कर का इस्तेमाल करें, चाहे आप कागज़ पर लिख लें, तो गलतियाँ नोट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर के आएगा। इसके अलावा आप स्वयं पर विश्वास रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं होती है। एक इंसान 2 पहाड़ों के बीच पर रस्सी के माध्यम से गहरी खाई को पार कर जाता है, केवल स्वयं पर विश्वास के बलबूते पर। तो आपका स्वयं पर विश्वास बहुत बेहतर होना चाहिए। कक्षा के दौरान बच्चे का कर्तव्य बनता है कि वो एक अच्छा लिसनर बने। लिसनिंग रिक्वायर्स एनर्मस पेशेंस, सुनने के लिए असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। तो आप में वो धैर्य व्याप्त होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लास में नहीं आता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप टीचर्स को जब तक ना आए तब तक ये कहें कि मुझे वो क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि उस समय कई बच्चे घबरा जाते हैं कि कौन उसके बारे में क्या कहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, परंतु अगर आपकी वो नादानी आपको भविष्य में भारी पड़ती है तो आपके लिए ही बुरा रहता है। तो आप एक अच्छे श्रोता बने, बेसिक कंसेप्ट्स पर ध्यान दें, स्वयं के नोट्स बनाएं तथा मैथमेटिकल जो फार्मूले हैं, रिलेशंस हैं, उन कंटेंट्स को अगर आप स्वयं लिखेंगे तो शायद आप बहुत बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। और कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो ये भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगी। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का प्रतिपालन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने अंदर अद्भुत चमत्कार पाएंगे। भविष्य में हम अन्य वीडियोस के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बच्चे 11वीं और 12वीं के या अपर क्लासेस के मैथमेटिक्स के माध्यम से एनडीए, आईआईटीज़, पीएमटीज़ बगैर किसी ज़्यादा परेशानी के, बगैर किसी हैवी कोचिंग के लिए बगैर अपने सपने और अपने पेरेंट्स के सपने साकार कर पाएँ। मैं तहे दिल से गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये मुहिम शुरू की है कि जन जन को इस कड़ी से जोड़ा जाए और विश्व के हर कोने में शिक्षा का, योग का, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, जो मानवीय क्षेत्र से रिलेटेड है, उससे जोड़ा जाए। इसके लिए पुनः मैं गोहाना मुद्रिका प्लस का धन्यवाद अदा करता हूँ।
और आप सभी अभिभावकगण का और टीचर्स का भी धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, बाय। इसके साथ साथ आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक इल्तिजा है कि आप गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर नित्य नए आयाम जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आपसे हृदय की गहराइयों से पुनः एक बार इल्तिजा है कि आप गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल वाले आइकन को दबाएं, क्योंकि प्रतिदिन आपको ज्ञान का असीम भंडार इस माध्यम से मिलने वाला है। पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद।